Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today I am giving you a lecture about asymptotic definition for the comparison of different algorithms, and then we will analyze it. But before starting our lecture, I would like to give you a brief recap of our previous lecture. In previous lecture हमने ये डिस्कस किया था कि रेट ऑफ ग्रोथ किसी भी एल्गोरिथम का हम कैसे फाइंड करते हैं, और फिर हम उसको लिंक या मैप कर रहे थे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के साथ। हमारे पास किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए या डिफरेंट एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए हम ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इफ़ यू हैव टू एल्गोरिथम्स फॉर a specific problem and you want to compare both algorithms performance, तो आपका पहला जो स्टेप होगा ये होगा कि आप उन दोनों एल्गोरिथम को कंपेयर करेंगे ऑन द बेस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम पे। और एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड करता है, और आप लोगों को ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास हार्डवेयर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर वो रैपिडली चेंज आ रहे हैं उसमें। तो अगर आपका एक एल्गोरिथम जो है वो एक हार्डवेयर पे एक मशीन पे अपनी परफॉर्मेंस आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शो कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही एल्गोरिथम जो है वो आपकी दूसरी मशीन पे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो परफॉर्मेंस को शो करे। तो ये हमारे पास बेस्ट आइडिया नहीं है कि हम एग्जीक्यूशन टाइम की बेस के ऊपर ये डिसाइड करें कि ये एल्गोरिथम बेस्ट है या नहीं। सेकंड जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करना, कि हम ये इस बेस पे डिसीजन ले लें कि ये एल्गोरिथम बेस्ट है कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप बहुत कम है। तो ये भी हमारे पास चॉइस बेटर नहीं है, बिकॉज कि आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामर जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बास प्रोग्रामर जो होते हैं वो रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं, बास प्रोग्रामर जो होते हैं वो इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं टू राइट ए कोड। और इसी तरह मैंने वहाँ पे आपको एक एग्जांपल डिस्कस करके बताई थी लास्ट लेक्चर में कि अगर आप लोग अपने एक एरे के तमाम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना चाहते हो ज़ीरो को, तो आपकी पहली एक अप्रोच ये है कि आप लोग एरे के हर एलिमेंट को सेपरेटली जो है वो इनिशियलाइज करें ज़ीरो से। तो इससे आपके टोटल कितने स्टेप बन जाएंगे जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं। और दूसरी अप्रोच ये है कि आप लोग जो है एक लूप चला लें और लूपिंग वेरिएबल को एज ए इंडेक्स यूज़ करते हुए आप एरे के तमाम एलिमेंट को जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो एल्गो था इसमें आपके पास n स्टेप बन जाते थे और दूसरे एल्गो में आपके पास 2 स्टेप बन जाते हैं। तो आप इस बेस पे भी डिसाइड नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ स्टेप जिस एल्गोरिथम के काम हो तो वो ज़रूरी है कि वो आपका बेस्ट एल्गोरिथम काउंट हो जाए। तो हम इस आइडिया को भी ड्रॉप करते हैं, यानी कि हम इस आइडिया को भी फोकस नहीं करते। तो हमारे पास एक आइडियल और थर्ड ऑप्शन जो बन जाता है वो ये है कि हम अपने एल्गोरिथम के जो है जो नंबर ऑफ इनपुट के मुताबिक और उसकी टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी के मुताबिक जो है एक फंक्शन डिफाइन करें। फंक्शन आपका कोई भी एफ ऑफ एन या जी ऑफ एन हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसमें जो एन होगा वो आपके इनपुट साइज को रेफर करेगा। अब जब ये एक्सप्रेशन ये फंक्शन बनेगा कैसे, जब आप लोग उसका रन टाइम कास्ट जो है एनालाइज करेंगे एल्गोरिथम की। और रन टाइम कास्ट एनालाइज करने का क्या वे है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप अपनी हर स्टेप को एक कास्ट असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल अगर एक असाइनमेंट हो रही है तो लेट करते हैं उसकी कास्ट C1 है, एक लूप चल रही है उसकी कास्ट C2 है, एक इफ स्टेटमेंट है उसकी कास्ट C3 है। तो जब हम इसके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वही हमारा फंक्शन काउंट किया जाता है। फिर जब हमारे पास कोई फंक्शन किसी भी एल्गोरिथम का जब कोई फंक्शन बनता है तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल होती हैं। तो हमने ये डिसाइड करना है कि इस एल्गोरिथम का जो फंक्शन डिज़ाइन हुआ है इसमें से कौन सी टर्म है जो आपके फंक्शन की ग्रोथ को, रेट ऑफ ग्रोथ को जो है प्रेजेंट करेगी। तो रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। जब आप लोग रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करते हो तो या आप लोग ये मालूम करना चाहते हो कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है इस एल्गोरिथम का, तो आप लोगों का पहला ये है रूल कि आप लोगों ने कांस्टेंट को इग्नोर करना होगा। कांस्टेंट के बाद आपके पास जो लो टर्म्स वो हैं लो ऑर्डर टर्म्स जो हैं उनको इग्नोर करना होगा। और थर्ड पे जो कोएफिशिएंट होगा आपके पास
हायर ऑर्डर टर्म के साथ रेलेवेंट, उनको भी आप लोगों ने इग्नोर करना होगा। तो फिर आपको रेट ऑफ ग्रोथ जो है उस फंक्शन के थ्रू जो है वो मिल जाएगा। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है ये हम प्रोसेस उस वक्त यूज़ करते हैं। अब ये है क्या, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस प्रोसेस था क्या। ये यूज़ करता है रेट ऑफ ग्रोथ को एज ए मेजर के तौर पे, यानी कि जैसे मेजर आपके पास डिस्टेंस फाइंड करने का मेजर होता है किलोमीटर, यानी यूनिट जो आप यूज़ करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर जो है डिस्टेंस का वो आपके पास किलोमीटर, मीटर या आप सेंटीमीटर में भी आप जो है डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये एक मेजर है आपके किसी भी एल्गोरिथम के जो फंक्शंस होगा उसको उसका रेट वो करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस और रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये आप समझ लें कि दोनों लिंक्ड टर्म्स हैं, और रेट ऑफ ग्रोथ जब आप फाइंड करते हैं तो ये आपको रेफर करता है आपके एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की तरफ। तो ये तो था हमारे पास रिकैप लास्ट लेक्चर का। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट स्लाइड है, देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। फर्स्ट हमारे पास है जिसको मैं अंडर लाइन कर रहा हूँ, इसको कहते हैं बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन ये हमारे पास है ओमेगा नोटेशन, और ये हमारे पास है थीटा नोटेशंस। ये तीन नोटेशंस हैं, और ये नोटेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हम दो डिफरेंट फंक्शन का कंपैरिजन करेंगे, उनकी ग्रोथ का कंपैरिजन करेंगे, तो हम इनको यूज़ करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट वन है बिगो नोटेशन, ये रेफर करता है एसिम्प्टोटिक लेस देन को, यानी कि आपका जो जब आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करते हो तो वो आपके एक्चुअल फंक्शन से पहले तो वो आपको कम या इक्वल नज़र आता है, फिर बाद में उसकी ग्रोथ जो है वो हाई होना शुरू हो जाती है, या फिर हमें इक्वेशन से भी हमें पता चल जाएगा जब हम आगे कुछ स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो इसकी इक्वेशन फ़िलहाल आप लोग के माइंड में ये होनी चाहिए कि आपके पास जिस फंक्शन का आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करना चाहते हैं इसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी आपके एक्चुअल फंक्शन एफ ऑफ एन से, जिसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ। और एक और इसमें जो आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि बिगो नोटेशन जो होता है ये फिर आपकी कम्प्लेक्सिटी का टाइम कम्प्लेक्सिटी का जो है अपर बाउंड भी शो करता है। ये अपर बाउंड हो गया, और ये जो ओमेगा आपके पास है, ओमेगा नोटेशंस, ये आपके जो वो है कम्प्लेक्सिटी का किसी भी एल्गोरिथम का ये लोअर बाउंड को प्रेजेंट करता है, और इसकी इक्वेशन आपके पास है एफ ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एन, और यहाँ पे एफ ऑफ एन लेस देन, जो बिगो नोटेशन है इसमें एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन हो जाता है। और थीटा नोटेशन में आप लोग जो है इक्वालिटी को यूज़ करते हो कि दोनों फंक्शन जो है इनका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो सिमिलर इसमें चल रहा है, यानी कि क्लोज इसमें जा रहे हैं रिलेशनशिप में। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक बार एग्जांपल कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी लीनियर सर्च के बारे में। अगर आपका एलिमेंट आपके फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाता है एरे में, यानी एरे में आप एक एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो, आपको फर्स्ट लोकेशन में मिल जाता है, तो आपको एक कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ता है, और ये आपका जो होता है बेस्ट केस है। और बेस्ट केस में अमूमन आपको जो रेफर किया जाता है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन ओमेगा के थ्रू वो किया जाता है, और अगर वही एलिमेंट आपको nth लोकेशन पे मिलता है तो वो आपके वर्स इसको सिनेरियो को शो करता है, और बिगो नोटेशन जो है ये आपको वर्स सिनेरियो प्रेजेंट करती है। और थीटा नोटेशन जो है अगर आपको लीनियर सर्च में वो एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हैं मिडल में या मिडल से पहले एरे के या मिडल के बाद आपको किसी लोकेशन पे मिल जाता है, तो वो रेफर किया जाएगा आपके थीटा नोटेशन जो है एसिम्प्टोटिक की, उसके थ्रू इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो इन तीनों नोटेशन के अपने अपने मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल बिगो नोटेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हम अपने फंक्शंस की रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो हाई इस पे रखना चाहते हैं, हाई ग्रोथ उसकी फाइंड करना चाहते हैं, और अगर आप उसके लो ग्रोथ को यानी लोअर बाउंड को टच करना चाहते हो किसी फंक्शन के इसके
कम्प्लेक्सिटी के या उसके वो जो आप एनालाइज करना चाहते हैं उसको, तो फिर आप जो है ओमेगा नोटेशन यूज़ करेंगे। और अगर इनके इंटरमीडिएट इसमें रखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के पास जो है वो थीटा नोटेशंस हैं। तो ये हमारे पास 3 नोटेशंस हैं जिनको हमने यूज़ करना है। सबसे पहले है बिग ओ नोटेशन, यानी कि ओ ऑफ जी, या हम ये जो ओ लिखना है ये आप लोगों ने कैपिटल इसमें लिखना है क्योंकि स्मॉल ओ हमारे पास एक अलहदा नोटेशन है जो आगे कुछ स्लाइड में हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने कैपिटल ओ लिखना है एट मोस्ट ऑर्डर जी, यानी हम इसको इस तरह पढ़ेंगे। अब इसमें जो इसकी एक्चुअल लोकेशन वो है इक्वेशंस हमारे पास, वो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्लियर। इसमें जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एन है ये लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एक्स काउंट किया जाता है। और यहाँ पे एक्स की जगह पे आप लोग जो है एन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका इनपुट साइज ही है, ये कोई और नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स आप लें या आप लोग एन लें, ये आपके इनपुट साइज को रेफर करेगा। और यहाँ पे फॉर सम का सिंबल यूज़ किया जा रहा है, ये सिंबल जिसको मैंने अभी टिक मार्क किया है, ये फॉर सम value of c and k, and what are c and k? both are constant। अब k जो है k, इसको हम बाज इसमें हम इसको n नॉट का भी कहते हैं, n नॉट, यानी कि k जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है n नॉट के थ्रू। अब k आपका वो पॉइंट होगा, वो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे जिसमें आपके दोनों फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम काउंट की जाएगी, वो आपका पॉइंट होगा k, क्लियर, या n नॉट। और c क्या शो करता है, c जो है ये आपका अगर फंक्शन जो है जो यहाँ पे आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि g ऑफ x की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है और c उसका मल्टीपल है, यानी कि उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब f ऑफ x और g ऑफ x के दरमियान जो डिफरेंस बनेगा वो कितने टाइम्स है, वो ये वैल्यू जो है वो c वेरिएबल के थ्रू प्रेजेंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल g ऑफ x की वैल्यू पहुंच के हमारे पास है 10 और आपके पास f ऑफ n की वैल्यू है 2। तो अब अगर ये इक्वल आते हैं, यानी कि हम इनका कोई एक पॉइंट कॉमन लेते हैं, तो 2 किस नंबर का जो है, किस नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास है 5। तो c की वैल्यू जो है वो हम 5 भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है इतने c टाइम ऑफ g आप काउंट हो जाएगा। और ये आपको इस सर्कल में भी प्रेजेंट मैंने कर दिया है कि c टाइम g, जो c है ये मल्टीपल यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स को कैलकुलेट करता है कि किस नंबर ऑफ टाइम पे g की वैल्यू जो है किस नंबर ऑफ टाइम के मुताबिक जो है वो ग्रोथ कर रही है। और इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं f इज एट द मोस्ट ऑर्डर ऑफ g, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, और यू कैन से f इज o ऑफ g, ये जिसको मैंने अभी सर्कल कर दिया, और यू कैन से f इक्वल टू o ऑफ g, या आप ये भी कह सकते हैं कि f जो है वो मेंबर है, यानी कि इसी के ग्रुप में o ऑफ g के। तो ये नोटेशन है और सब टाइम जो है हम एट मोस्ट का वर्ड हम इससे ओमिट कर देते हैं, हम बस सिर्फ ये इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट इस पे हमने लिखी हुई है जिसको अभी मैंने टिक मार्क कर दिया है कि f ऑफ x या f ऑफ n लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ n और g ऑफ x, जो है x और n जो है ये आपके पास इनपुट साइज को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे थी हमारे पास बिगो जो नोटेशन है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये उसकी इक्वेशन है। इसमें हम कुछ वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे जो फॉर सम का वर्ड यूज़ किया गया है, ये फॉर सम के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम वैल्यूज़ के लिए नहीं बल्कि कुछ वैल्यूज़ c और k की जिसमें ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई की जा सकती है। वो फिर मैं आपको आगे एग्जांपल्स में इसको प्रेजेंट कर दूंगा कि कैसे हम c और k की वैल्यू को जो है एवेलुएट करते हैं। अब आप इस ग्राफ को देखें, ये जो ग्राफ है बेसिकली ये दोनों फंक्शन के ग्रोथ के इसको शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और आपकी जो बिगो नोटेशंस है, यानी कि जो अभी हमने नोटेशन पढ़ी है, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि g ऑफ n जो है इसकी ग्रोथ c टाइम जो है ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू आपके फंक्शन f ऑफ n से। अब कैसे हो रही है, अब देखते हैं। लेट करते हैं यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लूँगा। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास f ऑफ
n लेट करते हैं n माइनस 5, क्लियर। और उसके बाद हम लिखते हैं g ऑफ n जो है आप इसको f ऑफ n को n प्लस 5 कर दें और g ऑफ n को आप लोग n स्क्वायर ये लिख दें और आप इनका टेबल डिज़ाइन करें। वैल्यूज़ को पुट करने आप लोगों ने, ये आपके पास हो गया f ऑफ n और ये आपके पास हो गया g ऑफ n और ये आपके पास हो गई n की वैल्यू। अब लेट करते हैं स्टार्ट में हम देते हैं n1, n इनपुट 1 है, तो f ऑफ n की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 और g ऑफ n की वैल्यू होगी 1। अगर हम n की वैल्यू लेते हैं 2 तो f ऑफ n जो है वो हो जाएगा 7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अब अगर हम n लेते हैं 3 तो f ऑफ n की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8 और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9। अब आपके पास इस तरह 4 आप ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 16 है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। ये कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपके पास g ऑफ n की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू f ऑफ n के, यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो वो वैल्यू यहाँ पे जो इस एग्जांपल में जो पॉइंट है वो आपका जो k की वैल्यू या n0 की वैल्यू जो ली जाएगी वो आपके पास है 3, यानी कि 3 वो पॉइंट है जिसमें दोनों फंक्शन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और उससे पहले आप देख लें कि g ऑफ n की जो ग्रोथ थी, ग्रोथ रेट जो था वो कम था, यानी कि अगर आपके पास इनपुट 1 है तो g ऑफ n की वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर मैं इसका चार्ट ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे आप देख लें कि ये आपके पास n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और आपके पास जो f ऑफ n है और यहाँ पे आप वैल्यू भी वो कर दें 5 10 15 20 25 और अब आप देखें यहाँ पे इसकी ग्रोथ ऐसे जा रही है और ये आपके पास है f ऑफ n, ये आपके पास हो गया f ऑफ n। अब g ऑफ n का कैसे वो है, फर्स्ट 2 वैल्यू में इस फर्स्ट 2 इनपुट के लिए ये कम था और थर्ड में इसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो है g ऑफ n है, क्लियर। और यहाँ पे जो इनका पॉइंट था जिसकी बेस पे ये फंक्शन ग्रोथ करना शुरू कर दिया उसमें है k की वैल्यू 3, क्लियर। तो k आपके पास वो वैल्यू होगी जहाँ पे ये दोनों फंक्शन जो है या तो इनकी वैल्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ग्रोथ की तरफ जाएंगी किसी एक फंक्शन की, या ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों फंक्शन अपनी सेम वैल्यू से स्टार्ट लेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल भी शो करता हूँ इस पे। अब हमारे पास फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आपके पास 2 फंक्शन है, एक आपके पास है f ऑफ n टू n और g ऑफ n टू n, g ऑफ n इक्वल टू 2n माइनस 1। अब इनको अगर हम एवेलुएट करें तो ये f ऑफ n और ये आपके पास g ऑफ n है। अब 2n आप इधर n की वैल्यू पुट करें 1, ये हो जाएगा 2 और आप लोग कर दें इसको 1 कर दें,
यानी कि जी ऑफ एन की जो वैल्यू है वो आप ले लें 2n+1 और एफ ऑफ एन ले लें 2n। तो 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एन की वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू 3, और यहाँ पे आप n2 ले लेंगे और एफ ऑफ एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। जी ऑफ एन की 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 और इसकी वैल्यू जो है 7 आ जाएगी। अब इन दोनों फंक्शन को आप कंपेयर करें तो इनका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर 1 2 3 4 5 ये n की वैल्यू ले रहे हैं और इधर आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये तो हमने यानी कि वर्टिकली वैल्यूज को शो कर दिया कि फंक्शंस क्या वैल्यू रिजल्ट आपको वो कर रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमने टोटल नंबर ऑफ इनपुट को वो किया है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एफ ऑफ एन की कैसे ग्रोथ हो रही है इस चार्ट के मुताबिक, यानी इस एग्जांपल में ये 2 और फिर ये इसका 4 एंड देन 6 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। ये आपके पास था एफ ऑफ एन, और इसके बाद जो है जी ऑफ एन कैसे वो होगा, आपके पास 1 के लिए 3 से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यू रहा। तो अब यहाँ पे ये जी ऑफ एन है। अब इस एग्जांपल में हमारे पास जो k है वो कौन सा काउंट किया जाएगा, वो आपका वो स्टार्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 भी लूं यहाँ पे तो 0 में भी आपके जी ऑफ एन की जो ग्रोथ है वो 1 से स्टार्ट की जाएगी। क्लियर। अब एक ये यानी कि ऐसा इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट k को नहीं लिया गया, तो k हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली 0 काउंट कर दिया जाएगा। क्लियर। और c जो है वो कितने मल्टीपल टाइम जो है इंक्रीज कर रहा है वो वैल्यू हम यहीं पे ले लेंगे। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट एग्जांपल थी। बाज़ औक़ात आपको जो k की वैल्यू जो है वो दोनों फंक्शन की जो ग्रोथ वैल्यू होती है उसके इंटरसेक्शन से, या वो जो कॉमन पॉइंट जहाँ से दोनों की ग्रोथ स्टार्ट होती है वहां से हम k की वैल्यू को ले लेते हैं। फर्दर आगे आपको एग्जांपल कुछ और भी व्यू हो जाएंगी। अब जब हम इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जो जनरल आपके पास ग्राफ है आपकी बिगो नोटेशन की एक जो एक्चुअल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये आपकी k की वैल्यू है यहाँ पे और हम इसको n0 भी कहेंगे, और इस वैल्यू के ऊपर आपके g ऑफ n और f ऑफ n जो है वो सेम वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। अगर आपको इनकी वैल्यू कॉमन कोई नहीं मिलती, जैसे इस एग्जांपल में पहले एग्जांपल में हमें कॉमन k की वैल्यू मिल गई कि k की वैल्यू 3 थी जिस पे g ऑफ n की फंक्शन की ग्रोथ शुरू हो गई थी, लेकिन जो हमने सेकंड एग्जांपल की उसमें हमें k की वैल्यू नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास f ऑफ n और लेस देन इक्वल की बजाय अब आपके पास ये सेकंड एग्जांपल के लिए ये इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी, और इससे जो हमने पहली एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास f ऑफ n लेस देन और इक्वल टू g ऑफ n, और c जो है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, यानी कि वो जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम c को हाईलाइट करेंगे। फिलहाल मैं आपको k के बारे में बताना चाहता हूँ कि k कांस्टेंट वैल्यू क्या है। बाज़ औक़ात अगर आपके पास रिलेशन ये फर्स्ट टाइम की हो, यानी कि फर्स्ट जो हमने प्रेजेंट की हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो फंक्शन g ऑफ n है ये स्टार्ट से ही ग्रोथ में रहा है, इसका रेट यानी इसकी वैल्यू जो है वो हाई रही है एज कम्पेयर टू फंक्शन f ऑफ n के। लेकिन जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे, जो सेकंड ये सेकंड इक्वेशन जो है ये हमारे पास एग्जांपल 1 में शो हो गई थी, और जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जांपल 2 में प्रेजेंट की गई थी, जिसमें हमारे पास k जो था हमने उसको यूज नहीं किया। क्लियर। और इसमें जो k आया था वो आपके पास वैल्यू आई थी 3, जो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर दिया था। तो ये हमारे पास है बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन में इसकी इक्वेशन में जो दो कांस्टेंट हैं k एंड c, k आपका वो इंटरसेक्शन यानी वो पॉइंट है, आपके वो नंबर ऑफ इनपुट हैं जिस पे आपके दोनों फंक्शन सेम वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेम वैल्यू आपको सामने लाते हैं, और या ये आपके k की वो वैल्यू है जिसमें आपके पास जो फंक्शन g ऑफ n है इसकी ग्रोथ जो है
जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो ये हमारे पास था बिग ओ नोटेशन के इक्वेशन और प्लस उसका जो ग्राफ। अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखें बिग ओ नोटेशन में। नोट दैट एफ इज ओ ऑफ जी as long as any value of c and k exists that satisfy the definitions। ठीक है, यानी कि इनके डेफिनेशन इसमें होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल 2 थी, उसमें हमें k को हाईलाइट नहीं किया गया, तो उसमें यह था कि आप g ऑफ n जो है वो पहले से ही उसके जो हाई ऑर्डर टर्म्स यूज की जा रही थी जी है की, और तो वो उसने एफ ऑफ एन को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो हमें के की वैल्यू जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन बिग ओ नोटेशन इसके मुताबिक आपकी के की वैल्यू जो है वो दोनों का स्टार्ट पॉइंट भी हो सकता है। जैसे अभी ये देखें, यानी कि आपका ग्राफ या आप लोगों ने इस तरह प्रेजेंट करना है कि जी ऑफ एन और ये आपके पास हो गया एफ ऑफ एन और ये इनकी के की वैल्यू है, या आप लोगों ने इस तरह शो करना है और अगर आपके पास ये थर्ड केस आ जाता है अगर आपके पास ये थर्ड केस आ जाता है, जैसे यहां पे है इस एग्जांपल में, ये फर्स्ट केस है, ये आपके पास सेकंड और ये आपके पास थर्ड केस है। अब फर्स्ट केस में ये होगा कि कुछ के की वैल्यू के लिए आपके जी ऑफ की जो ग्रोथ है वो स्लो होगी और बाकी के लिए इसकी ग्रोथ हाई हो जाएगी, तो ये आपका के जो है ये पॉइंट ये काउंट किया जाएगा। क्लियर? जैसे हमने पहले एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें के की वैल्यू 3 थी फर्स्ट एग्जांपल में, और ये दूसरा केस है, इसके स्टार्ट पॉइंट सेम होगा दोनों फंक्शन का। फॉर एग्जांपल के इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, के इक्वल टू 0 से, और दोनों की वैल्यू कॉमन यानी कि सेम इससे स्टार्ट हुई। फॉर एग्जांपल n स्क्वायर आपके पास फंक्शन है और ये जो है ये आपके पास है n, इसको आप n स्क्वायर कर दें और या क्यूब, और इसको आप n स्क्वायर कर दें। तो जब आप स्टार्ट में n स्क्वायर और n क्यूब वो करते हो 1 करते हो, तो दोनों की वैल्यू आपके पास f ऑफ n और g ऑफ n की जो वैल्यू है वो 1 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की ग्रोथ कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो आपके पास एक ये सिनेरियो आ सकता है कि आपकी जो स्टार्ट वैल्यू जो है के की, यानी 1 से अगर आप स्टार्ट करते हैं या 0 से, तो दोनों फंक्शन की जो वैल्यू है वो कॉमन आ जाती हैं। उसके बाद जी ऑफ एन की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एफ ऑफ एन। और दूसरी एग्जांपल ये है कि जो फर्स्ट केस हमारे पास यहाँ पे है, ये जिसको मैं अभी टिक मार कर रहा हूँ फर्स्ट केस, इसमें क्या है, जी ऑफ एन की वैल्यू कुछ के की वैल्यू के लिए, यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो एफ ऑफ एन से कम रहेगा कुछ के की वैल्यू के लिए, और बाकी जो के की वैल्यू जो आएंगी, जो नंबर ऑफ इनपुट होंगे उसमें उसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड हो जाएगी। अब के वो कॉमन पॉइंट होगा जहां से फंक्शन जी ऑफ एन जो है वो अपनी ग्रोथ को शो कर रहा है। और थर्ड केस में ये है कि आपके पास कोई के की वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये अब जो है बिग ओ केस में नहीं आ जाएगा, ये आपके पास जो है स्मॉल ओ की कैटेगरी में चले जाएगा, ये थर्ड केस। तो थर्ड केस हम फिर वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि स्मॉल ओ नोटेशन का क्या मतलब है। तो बिग ओ नोटेशन में आपके पास केस 1 एंड केस 2 जो है ये एक्सेप्टेड केस हैं कि आपके स्टार्ट वैल्यू एक, यानी कि के की वैल्यू आपका 0 या 1 स्टार्ट भी हो सकता है, और बाकी जो है केस 1 के लिए क्या होगा कि के की वैल्यू दरमियान में भी कोई आ सकती है जिसमें अचानक जो है जी ऑफ एन की ग्रोथ जो है वो एक्सीड करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आप देख लें, आप लोगों ने ट्राई ये करनी है कि जी के, यहाँ पे आप लोगों ने ये करना होगा कि के की जो वैल्यूज हैं के और सी की, जैसे आप इस पॉइंट सेकंड में पढ़ें, द पर्टिकुलर सी के वैल्यूज दैट मेक द स्टेटमेंट ट्रू आर नॉट यूनिक, एनी लार्जर वैल्यू ऑफ सी एंड के विल आल्सो बी वर्क। बट आप लोगों ने इसकी जो है लो वैल्यू नहीं लेनी, आप लोगों ने लार्जर वैल्यू लेनी है, स्मॉलर वैल्यू लेनी है, तो फिर आपको ये जो इक्वेशन है बिग ओ नोटेशन की ये सेटिस्फाई हो सकती है।
और ये हमें फर्स्ट 2 केसेस में पॉइंट आउट हो गया, और थर्ड केस में जो था ये हमारे पास स्मॉल ओ नोटेशन में चला जाता है। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें हम इनको सॉल्व कर रहे हैं बिग ओ नोटेशन के थ्रू। अब स्टार्ट में देखें, जिस इक्वेशन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपका प्रॉब्लम है। इसमें आपके पास g ऑफ n की जो वैल्यू है वो है n, और f ऑफ n की जो वैल्यू है वो है 30n प्लस 8, और आपके पास बिगो की जो इक्वेशन है वो है f ऑफ n लेस देन आर इक्वल टू c g ऑफ n। ये हमारी बिगो नोटेशन की इक्वेशन है, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। क्लियर? अब इसमें f ऑफ n की जो वैल्यू है 30n प्लस 8 लेस देन आर इक्वल टू c n। अब यहां पे देखें कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल सॉल्व करके बताई है कि आप c की वैल्यू 1 2 3 से तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप देखें जैसे f ऑफ n में हाई ऑर्डर n है, और इसका भी g ऑफ n का भी हाई ऑर्डर जो है टर्म जो है वो n है। इधर कोएफिशिएंट है 30, तो आप लोगों ने यहाँ स्टार्ट करना होगा 31 से, उससे वन वैल्यू अहेड आप लोगों ने स्टार्ट करने हैं। कोएफिशिएंट आप लोगों ने इसका जो है जो एक्चुअल आपके f ऑफ n का जो कोएफिशिएंट है हाई ऑर्डर टर्म का, और जो आपके g ऑफ n का जो हाई ऑर्डर टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो आप लोगों ने इसके मुताबिक जो है फार्मूला के मुताबिक आप लोगों ने लेना होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता इसमें होता 5, तो हम g ऑफ n में ले लेते 6, यानी कि c की वैल्यू फिर हम ले ले 6, और अगर यहाँ पे 30 की बजाय होता 35, तो हम c की वैल्यू ले लेते 36। तो आप लोगों ने इसको 1 जो है इंक्रीमेंट करके आप लोगों ने c की वैल्यू को जो है वो लेना होगा। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो 30n प्लस 8, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 30n और 30n प्लस 8 लेस देन आर इक्वल टू 30n प्लस n। अब आप लोग देखें इन दोनों को इक्वेट करें, ये दोनों टर्म हो गई इक्वल। क्लियर? अब इसकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म है वो है 8, और इसकी जो है वो है n। तो ऑटोमेटिकली जो g ऑफ n की ग्रोथ है वो आपको हाई मिलेगी एज कंपेयर टू आपके f ऑफ n से। और अगर आप इसको टेबल में भी फिल करके देख लें, जैसे ये n है, ये आपके पास 30n प्लस 8 है, और ये आपके पास 30n प्लस n है। तो अगर आप लोग स्टार्ट करें n 8 से, हम n 8 ले रहे हैं, 1 2 3 नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 कांस्टेंट को यूज किया जा रहा है। तो हम n 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 248, और यहाँ पे हो जाएगा 248, और अगर हम 9 लेंगे फिर ये हो जाएगा 286 तकरीबन, और ये हो जाएगा 287 तकरीबन। तो अब आप लोग फर्दर 10 11 और ये भी देख लें, तो आपके g ऑफ n की जो ग्रोथ है वो एक्सीड होती जाएगी। तो अब हमने ये 8 क्यों लिया? ये 8 आपका वो पॉइंट है जहां पे, यानी कि ये k की या n नॉट की वो वैल्यू है जहां से दोनों फंक्शन की वैल्यू कॉमन स्टार्ट हो रही है, और वो यहाँ पे हमारे पास जो है 248 था। तो ये हमारे पास है प्रूफ फर्स्ट एग्जांपल का। कैसे हमने प्रोसेस क्या किया कि हमने f ऑफ n को एक फंक्शन जो है, पहले जो हमारे पास गिवन फंक्शन था, गिवन इक्वेशन थी जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपके पास होता है f ऑफ n इज, ये आपके पास हो जाता है g ऑफ n। और फिर हमने बिग ओ नोटेशन के मुताबिक इसको राइट किया,
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिग ओ नोटेशन है और ये उसकी एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है बिग ओ नोटेशन की। और इसके बाद हमने एफ ऑफ एन की वैल्यू को पुट किया और जी ऑफ एन की वैल्यू को पुट किया और फिर हमने इक्वेशन कोएफिशिएंट लिया, सी की वैल्यू ली। और मैंने आपको कहा था कि सी की वैल्यू क्या लेनी है कि आप दोनों तरफ यानी कि जो जी ऑफ एन है और एफ ऑफ एन है इनकी हायर ऑर्डर टर्म को देखें और उनका जो कोएफिशिएंट है उससे एक वैल्यू इंक्रीज करके आप लोग जी ऑफ एन के साथ जो सी होगा उसकी आप लोग वैल्यू ले लेंगे। और मैंने आपको इधर 2-3 एग्जांपल बताई थी कि अगर एन का कोएफिशिएंट 30 है तो आप सी की वैल्यू 31 लें, अगर इसका कोएफिशिएंट जो है एन का वो 5 है तो आप लोग सी की वैल्यू 6 लेंगे, और अगर आपके एन का कोएफिशिएंट जो है वो 35 है तो आप लोग सी की वैल्यू जो है वो 36 लेंगे। इसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व करें, दोनों के जो हाई ऑर्डर टर्म है इनको एक जैसा बना दें, तो फिर आपके पास जो रिमेनिंग टर्म होगी वो आपको बताएंगी कि इनके ऑर्डर जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, किसकी ज्यादा। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल एन था और इधर जो था वो कांस्टेंट वैल्यू थी। तो कांस्टेंट तो आप जितने भी नंबर ऑफ इनपुट आगे करते जाएंगे यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 ये तो 8 ही रहेगा, बट द वैल्यू ऑफ एन विल बी चेंज। तो ये आपके पास जो है इस एग्जांपल का जो था फर्स्ट हमारे पास जो प्रूव करना था ये उसका सोल्यूशन था। अब हम सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले हम बिग ओ नोटेशन की इक्वेशन लिखते हैं, एफ ऑफ एन लेस देन आर इक्वल टू सी जी ऑफ एन। अब यहाँ पे एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो है एन स्क्वायर प्लस 1 और जी ऑफ एन की जो वैल्यू है वो आपके पास है एन स्क्वायर। अब आप इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, एन स्क्वायर प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू सी, और यहां पे आप लोग एन स्क्वायर लिख दें। अब यहां पे इस एन स्क्वायर का हाई ऑर्डर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो आप लोग जो सी की वैल्यू लोगे वो लोगे 2। अगर ये कोएफिशिएंट होता 7 तो मैं सी की वैल्यू लेता 8, ठीक है। तो हमने सी की वैल्यू एक ज्यादा रखनी है कोएफिशिएंट से, जो एफ ऑफ एन की हाई ऑर्डर टर्म होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू जो होगी हम सी की वैल्यू उससे एक ज्यादा रखेंगे, सी की वैल्यू को 1 हम इंक्रीज कर देंगे, जैसे यहां पे मैंने अभी आपको एग्जांपल में और पिछले एग्जांपल में भी शो किया था। अब आप लोग इसको पुट करें, एन स्क्वायर प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 2n स्क्वायर। और अब चूंकि यहाँ पे इसकी हाई ऑर्डर टर्म n स्क्वायर है तो आप लोग इसको इक्वेशन को भी इस तरह सॉल्व कर लें, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब ये हाई ऑर्डर टर्म और ये हाई ऑर्डर टर्म एक जैसे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख लें ये n स्क्वायर है, जो वेरिएबल है नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज होंगे तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बट इन केस ऑफ एफ ऑफ एन आपके पास जो सेकंड टर्म है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो इंक्रीज नहीं होगी चाहे हम इनपुट जितने भी दें। अब आप लोग इसके लिए टेबल बना लें, टेबल में एफ ऑफ एन एन स्क्वायर प्लस 1 है और जो जी ऑफ एन है वो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। आप n की वैल्यू पुट करें, आप पुट करें 1, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, और यहां पे आप 2 पुट करें n2, ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 1 5 और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8। आप 3 पुट करें, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 10 और 9 9 18। तो ये इनकी वैल्यूज हैं। और अगर हम अब इनका चार्ट ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो हमारे पास हैं ये 1 2 3 अप टू n, और इनकी वैल्यू जो है 2 4 6 8 10 12 16 14 एंड 16। और आप इसका स्केल कोई और भी एडजस्ट कर सकते हैं वर्टिकल, यानी इन फंक्शन की वैल्यूज के लिए। तो आप देखें अगर n था 1 तो इनकी वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है,
ये ऐसे। अब ये आपके पास रह गया एफ ऑफ एन और ये हो गया आपके पास जी ऑफ एन। तो अब k की वैल्यू यहां पे क्या है हमारे पास, k की वैल्यू जो है वो है 1, जहां से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये दोनों फंक्शन जो है अपनी स्टार्ट सेम वैल्यू से वो कर रहे हैं, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों फंक्शन सेम वैल्यू या तो इंटरसेक्ट करें या वहीं से स्टार्ट लें और बाद में एक फंक्शन ग्रोथ उसका रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाए और दूसरा जो है वो आपके पास जो है बिगर नोटेशन के मुताबिक वो लेसिस में रहे, तो वही पॉइंट आपका जो है k की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे k आपके पास 1 हो गया और c 2, तो सेकंड एग्जांपल में k आपके पास जो है वो 1 है और c की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने 2 ली है। तो ये हमारे पास था सोल्यूशन सेकंड एग्जांपल का कि हमने इसको कैसे एवेलुएट किया। अब आप लोग इस स्लाइड पे देखें, इस स्लाइड में उन्हीं एग्जांपल के जो है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व की थी उसका ग्राफ चार्ट है। अगर आप सिंपल देखें फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बुलेट पॉइंट को आप पढ़ें, दिस वन, नोट 30n plus 8 is not less than n anywhere for n greater than 0। तो आप लोग इन दो लाइन को देख लें, दिस वन और दिस वन। आप लोग किसी भी वैल्यू से स्टार्ट करें, यहां से इस जगह से, आपको हमेशा 30n plus 8 ये आपको हमेशा ज्यादा वैल्यू देगा, अपनी ग्रोथ शो करेगा एज कंपेयर टू सिंपल फंक्शन n के। और ये हमारा वो केस था जो हमने पीछे एक एग्जांपल में डिस्कस किया था जिसमें हमें k की वैल्यू जो है वो रिट्रीव नहीं हुई थी। क्लियर, एक ये केस हो गया। फिर जो हमने जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हमने उसके साथ c को इंक्लूड किया, जैसे यानी बिगो नोटेशन के मुताबिक बिगो जो डेफिनेशन हमने उसकी यूज की और c की वैल्यू, इधर c की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये सिंपल आपको o ऑफ n जो दिया गया था हमने वो लिया। तो ये जो है ये कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता इस वैल्यू को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे आपको c की वैल्यू की इंपॉर्टेंस शो हो रही है कि c कोएफिशिएंट जो है या c कांस्टेंट जो है उसका क्या इम्पैक्ट है बिगो नोटेशन की इक्वेशंस पे। और आप दूसरा वो देखें, इट इज नॉट इवन लेस देन 30n एवरीवेयर बट इट इज लेस देन 30n एनीवेयर टू द राइट ऑफ n8। अब यहां पे देखें, जब तक n की वैल्यू जो थी वो लेस देन जो थी n नॉट की वैल्यू या k की वैल्यू जो थी वो लेस देन थी 8 के, लेस देन आर इक्वल टू 8 के, उस वक्त तक, यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि n नॉट की वैल्यू जो है यानी कि इक्वल k ये है लेस देन 8, तो आपके पास जो 30n प्लस 8 जो है इसकी वैल्यू ज्यादा आती रही है एज कंपेयर टू 30n के, 31n के। लेकिन जैसे ही k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 हुई है तो आपके पास 30n प्लस 8 जो है ये लेस देन आर इक्वल टू 31n हो गया, 31n। तो अब ये जो है देखें आप लोग, पहले इसकी ग्रोथ हाई नहीं थी, ये जो हमने लेट किया था जो बिगो नोटेशन से सॉल्व किया था और c की वैल्यू जो है हमने 31 लेट करके इसको सॉल्व किया था पिछली एग्जांपल में, उसकी ग्रोथ नहीं थी। लेकिन जैसे ही k की वैल्यू 8 पहुंची, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे अभी मैंने मार्क किया है, तो आप लोग देखें ये जो ग्रीन लाइन है ये इस n इक्वल टू 8 के बाद, n नॉट इक्वल टू 8 के बाद ये जो लाइन है ये अपना ग्रोथ शो कर रही है। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास है c g ऑफ n, ये जो है ये आपके पास है f ऑफ n और ये जो है आपके पास सिंपल g ऑफ n को शो कर रहे हैं। अब आपको आइडिया, आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि जब भी हम बिगो नोटेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास c और k जो इम्पैक्ट है वो क्या है। यानी कि जब भी हम बिगो नोटेशन अप्लाई करेंगे तो c और k का जो इम्पैक्ट है वो हमने शो करना है।
अब के क्या होगा, के आपका वो पॉइंट है जिस पे आपके दो फंक्शन या तो इंटरसेक्ट करते हैं और एक फंक्शन की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और दूसरा जो है वो अपनी एक कांस्टेंट ग्रोथ के साथ कंटिन्यू रहता है, या वो पॉइंट होगा कि जहां से दोनों फंक्शन अपना स्टार्ट वैल्यू सेम लेंगे और उसके बाद एक फंक्शन की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी और दूसरा जो है वो अपने कांस्टेंट ग्रोथ के साथ जो है कंटिन्यू रहेगा, और वो होगा हमारे पास एफ ऑफ एन जो कांस्टेंट इसमें रहेगा, और जिसकी ग्रोथ होगी वो हमारे पास है जी ऑफ एन अकॉर्डिंग टू बिगो नोटेशंस। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 पॉइंट थे जो हमने यहाँ इस एग्जांपल में डिस्कस किए। अब इस स्लाइड में आपको डिफरेंट जो है फंक्शंस सामने नजर आ रहे होंगे इस स्लाइड पे। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये log ऑफ n है, यानी कि इसकी ग्रोथ जो है इतनी इंक्रीज इसमें नहीं है, ये ग्रोथ नहीं कर रहा फॉर n वैल्यू, फॉर n नंबर ऑफ इनपुट के लिए, और एज कंपेयर टू log n के n की ग्रोथ हाई है और n log n की ग्रोथ जो है एज कंपेयर टू n के हाई है। अगर मैं ये सिंबल यूज करता जाऊं और यहां पे भी अब n स्क्वायर की जो ग्रोथ है वो n log n से ज्यादा है, और इसी तरह n क्यूब की जो ग्रोथ है वो आपके पास n स्क्वायर से ज्यादा है, और एक्सपोनेंशियल की जो है वो आपके पास सबसे ग्रोथ जो है वो ज्यादा प्रेजेंट की गई है फॉर n नंबर ऑफ इनपुट के लिए। और अगर आप लोग इसकी सिंपल इक्वेशन बनाना चाहें तो आपके पास ये बनेगी log n लेस देन आर इक्वल टू n less than or equal to n log n less than or equal to n square less than or equal to n cube and less than or equal to 2 raised to power n। तो ये इनके दरमियान ये जो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशंस हैं कुछ जो आपको मोस्टली तकरीबन हर एल्गोरिथम में इसी तरह की नोटेशंस मिलेंगी, यानी फंक्शंस की वैल्यू आपको इसी तरह में नजर आएंगी। किसी का n स्क्वायर होगा या n स्क्वायर प्लस 2 होगा, और फिर जब आप उसका रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करेंगे तो वो n स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप ये सिंपली कह सकते हैं ये आपके पास डिफरेंट डोमेन्स हैं। कोई भी फंक्शन हो जब हम उसका रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करेंगे तो इन्हीं डोमेन में से किसी एक पे आएगा, और वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब मैंने 4 ओवल के अंदर उनके जो डोमेन की हेडिंग है वो स्टार्ट पे दे दी थी और पॉसिबल जो आपके पास फंक्शंस थे वो उस ओवल के अंदर हमने डिफाइन कर लिए थे। ठीक है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ इस चीज को कि फॉर एग्जांपल पिछले लेक्चर में आपने इस तरह का ओवल किया और आपने लिखा कि ओ ऑफ एन स्क्वायर ये उस डोमेन का नाम। अब इसमें कौन कौन सा फंक्शन आ सकता है, 2n स्क्वायर प्लस 5, 3n भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ये सारे फंक्शन की जो वैल्यूज हैं ये इसी डोमेन में आ जाती हैं, और ये आपको वर्टिकल जो शो आ रही हैं ये वैल्यूज हैं जो आपको ये फंक्शन रिट्रीव करेंगे, और ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो आपको इस तरफ राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, जो एरो नजर जा रही है, ये आपके पास नंबर ऑफ इनपुट को प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास है कॉमन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स हैं, यानी कि पॉसिबल डोमेन्स के हमने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इनपुट जो है वो गिविंग वैल्यूज को देखा कि वो कौन सी वैल्यू देंगे अगर हमारे पास इनपुट्स की रेंज ये हो जाए। तो ये भी उसी तरह की एक स्लाइड है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास इनपुट का साइज है ये देखें, ये इनपुट साइज हो गया, और ये आपके फंक्शन डोमेन है कि फंक्शन की क्या क्या डेफिनेशंस हैं जो जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ये आपको शो कर रहे हैं आपके एग्जीक्यूशन टाइम, और किस इसमें शो करेंगे, नैनो सेकंड में या माइक्रो सेकंड में जो है ये आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है, जैसे आप इसको देखें, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और अब देखें ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अब मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ और हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो पार्ट है इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो x है। अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है ये दोनों प्लस सम फंक्शन दैट इज ओ ऑफ x। तो इसका मतलब है हम कंप्लीट वो नहीं ले रहे फंक्शन का, हमने उस फंक्शंस के कुछ टर्म को लेकर उसका अलहदा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो फाइंड कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ
3n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 3n क्यूब प्लस o ऑफ n स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो सेकंड एग्जांपल आपके पास ये भी बन सकती है, लेकिन अब इनको प्रोनाउन कैसे करोगे? सेट बिल्डर मेथड के मुताबिक आप इसकी डिस्क्रिप्शन या एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे वो देखें आप। एक्स स्क्वायर प्लस o ऑफ x approximate equal g for some f member of o of x such that g of x equal to x square plus f of x। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल फॉर्म में हमने उसको प्रेजेंट किया एक्सप्रेशन की फॉर्म में। लेकिन सिंपल इस चीज़ का हमें एडवांटेज क्या है कि हम कब एक एक्सप्रेशन को जो है उसका फुली रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करने की बजाय हम उसके कुछ टर्म का रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करते हैं। तो ये फिर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, प्रॉब्लम की टाइप पे। जब हम फर्दर आगे कुछ और एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस फैक्टर को जो है वो हाईलाइट कर देंगे। अब हमारे पास है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें बिग ओ नोटेशन को अप्लाई करने के लिए हमारे माइंड में होने चाहिए। उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कांस्टेंट के बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट हेडिंग है। अगर आपके पास ओ सी ऑफ एफ है तो इसका रिजल्ट जो होगा वो आपके पास ओ ऑफ एफ होगा। कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? उसका फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर आपके फंक्शन के अंदर आप जब बिग ओ फाइंड करोगे और आपके फंक्शन में एन स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, कोई कांस्टेंट माइनस हो रहा है, तो आप उसको लिख सकते हो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। यानी कि -2 जो है ये कांस्टेंट जो उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये एक्सक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद है सेकंड है सम। जब आप सम फाइंड करते हो तो ये केस आप लोगों ने डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट में, जब हमारे पास यानी कि इफ हम कंडीशन और यहाँ पे हमारे पास लूप थी, एक फॉर लूप चल रही है, और एल्स में आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट है कोई भी। तो अब आपके पास इसका जो कम्प्लेक्सिटी बनती है, हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ बनता है, वो ओ ऑफ n बन जाता था, और इसका जो बन जाता था o ऑफ 1 बन जाता था। तो हम इस पर जब अप्लाई करेंगे o ऑफ f इक्वल टू o, जब ये सम हो रहे हैं हमारे पास, तो उस बात हम मैक्स यूज करेंगे, मैक्स o ऑफ n कामा o ऑफ 1। तो इनमें से जो आपके पास बाहर आएगा, इधर आप जी करें तो आपके पास आ जाएगा जी ओ ऑफ एन आ जाएगा। तो ये मैक्स टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हमें याद होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है ये आपके पास प्रोडक्ट के साथ रिलेवेंट है, और ये कब आएगा? जब आप लोग लूप चला रहे होंगे और वो भी नेस्टेड। या तो ये फॉर्म होगी, या एक लूप के अंदर आप लोग किसी मेथड को कॉल कर रहे होंगे, फिर भी यही फॉर्म बनेगी। ये हम पहले एग्जांपल कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मेथड एन टाइम कॉल हो रहा है और आपकी लूप की एग्जीक्यूशन इतने टाइम हो रही है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर। और ये हमने एक प्रीवियस एग्जांपल में भी ये जो है हमने रिजल्ट निकाला था। तो ये आपके पास इनके प्रोडक्ट को शो करता है। और फाइनल जो है वो आपके पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आपके पास है f ऑफ n n के बराबर है, और g ऑफ n जो है वो आपके पास है n स्क्वायर के बराबर, और h ऑफ n जो है वो आपके पास है n क्यूब के बराबर। तो आप लोग ये कह सकते हो कि f ऑफ n जो है वो लेस देन और इक्वल टू g ऑफ n, और g ऑफ n जो है वो लेस देन और इक्वल टू h ऑफ n। तो इनडायरेक्टली जो है आपके पास f ऑफ n जो है वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा h ऑफ n के। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपके पास फोर्थ फैक्ट ये है कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है f ऑफ n, g ऑफ n एंड h ऑफ n, f ऑफ n की ग्रोथ कम है एज कम्पेयर टू g ऑफ n, और g ऑफ n की ग्रोथ कम है रेट h ऑफ n के,
तो ऑटोमेटिकली एफ ऑफ एन की जो ग्रोथ रेट होगा वो भी कम होगा एच ऑफ एन से। तो ये रिलेशन आपको इस बिगो पॉइंट से मिल सकती है। तो हमारे पास बिगो नोटेशन के 4 फैक्ट्स थे। फर्स्ट वन कांस्टेंट के साथ, सेकंड वन जब आप उनका सम करते हो, और सम किस वक्त आएगा जब आप लोग इफ स्टेटमेंट वगैरह, तो उस वक्त आप मैक्स के थ्रू आप सेपरेट कर लेते हो रेट ऑफ ग्रोथ को, जो हमने पिछली स्लाइड पे एग्जांपल को डिस्कस किया। और थर्ड वन जो है वो आपके पास प्रोडक्ट का है, और प्रोडक्ट का केस कब आएगा आपके सामने, जब नेस्टेड लूप होगी या एक लूप के अंदर आप लोग किसी एक मेथड को कॉल कर रहे होंगे एंड टाइम के लिए। तो दोनों केसेस में आपका प्रोडक्ट का फंक्शन होगा। और फोर्थ जो फैक्ट था वो आपके पास था कि अगर इफ यू हैव मोर देन 2 फंक्शंस, तो आपने फिर उनके दरमियान ये एक रूल जो है, ये एक फैक्ट अप्लाई कर देना है जिसको हम ट्रांजिटिव रूल्स कहते हैं। अब इसमें ये होगा कि इफ ये आपके मैथमेटिकल रूल है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी समझा दूं, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू जो है 4 है। अगर ए बी से कम है और बी जो है सी से कम है, तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो सी से भी कम होगा। तो ये मैथ का रूल है, ये मैथ का रूल जो है हमने यहाँ पे वो कर लिया। ये कुछ फैक्ट्स है जो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिए, बिगो नोटेशन के बारे में। और यहाँ पे उन्हीं नोटेशंस के बारे में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हो। अभी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये 3x² है। मैं 1-2 को सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप खुद देख लेंगे। 3x² इक्वल टू आपके पास अब जो 3 है ये कांस्टेंट है और ये आपके पास f हो गया। तो हमारे पास वही रूल हो गया कि आपके पास कांस्टेंट ऑफ f इक्वल टू o ऑफ f के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास है 3x² इक्वल टू o ऑफ f जो है हमारे पास x² हो गया। तो ये हमने फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह फिर आप इन्हीं रूल्स को, ये रूल्स आपके लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, ये हैं, आप इनको अप्लाई करें। और ये राइट साइड पे जो है आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। अब जैसे इस सेकंड एग्जांपल में देखें x² प्लस x, तो इसमें से मैक्स कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ शो करेगा, वो आपके पास होगा x²। उसके बाद x की पावर -1 हो, नेगेटिव हो, मसलन x की पावर नेगेटिव आ रही है, तो फिर आपके पास उसका जो ग्रोथ रेट होगा, रेट ऑफ ग्रोथ होगा बिगो नोटेशन के मुताबिक, वो o ऑफ x होगा। log x है तो वो भी x इसमें आ जाएगा और ये उसके डोमेन में आ रहा है। log ऑफ x जो है वो आपके x के डोमेन में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये सिंपल भी इसमें आ रहा है, लेकिन आप x log x को आप इस डोमेन में नहीं रख सकते। रीजन क्या है कि x की वैल्यू लेट करते हैं 2 है, x की वैल्यू लेट करते हैं 2 है, तो आपके पास 2 इंटू log ऑफ 2 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू आपके पास 2, x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं। तो आप देखें 2 के साथ एक कोई भी इधर से नंबर आ गया, मतलब 1.2 आ गया, 3 आ गया, जो भी आ गया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है इक्वल नहीं हो सकती, तो इसलिए ये रूल भी आप लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। और जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अगर आपके पास है तो वो भी o ऑफ x में जो है हम उसका ऑर्डर ग्रोथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और इसको हम o ऑफ 1 में भी लिख सकते हैं इन सम केसेस, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब ये था हमारे पास जो समरी हमने डिस्कस की अबाउट बिगो नोटेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन जो है ये आपके लोअर बाउंड को पॉइंट करता है, और बिगो नोटेशन जो था ये आपके टाइम कम्प्लेक्सिटी के अपर बाउंड को प्रेजेंट करता है। और ये हमने प्रीवियस एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक इक्वेशन बनाई थी कि रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो मिडल में होती है, किसके, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के। तो यहाँ पे भी वही केस है। अब इक्वेशन में क्या चेंज है देखें आप लोग, ये आपके पास ओमेगा नोटेशन की इक्वेशन है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो क्या है, फॉर सम c एंड k, और बिगो नोटेशन में भी फॉर सम था, f ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर होगा c ऑफ g ऑफ x के, क्लियर। एंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, या आप यहाँ पे x की जगह पे n जैसे हमने पहले भी लिया था, और k की जगह पे आप लोग जो है n नॉट भी ले सकते हैं। तो बाज़ जगह पे आप लोगों को ये n और n नॉट का यूज मिलेगा, और x k का भी यूज आप लोगों को मिल सकता है। अब इसको, अब k और वो क्या है,
कि आपका वो पॉइंट है जहां पे दोनों फंक्शन जो है वो अपनी इंटरसेक्शन शो करेंगे, यानी कि कॉमन पॉइंट शो करेंगे जहां पे दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, या वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उनकी ग्रोथ, या एक फंक्शन जैसे जी ऑफ एन है वो पहले हाई वैल्यू पे था और फिर इंटरसेक्ट करते हुए एफ ऑफ एन को वो लो वैल्यू की तरफ चला गया। क्योंकि ओमेगा फंक्शन है तो ये आपके पास जो है लोअर बाउंड को पॉइंट करता है, लोअर बाउंड की तरफ हम जाएंगे। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे पहले जी ऑफ एन की ग्रोथ हाई थी, फिर उस पॉइंट को यानी कि एफ ऑफ एन को क्रॉस करके वो लोअर बाउंड की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो वो पॉइंट हमारा जो है वो कांस्टेंट के प्रेजेंट करेगा। और सी का हमने पहले से भी डिस्कस किया था पिछले एग्जांपल में। सी जो है वो आपके पास शो करता है सी टाइम जो आपके जी की ग्रोथ हो रही होती है जितने टाइम्स, तो ये सी वैल्यू उसको प्रेजेंट करती है। और ये जितने टाइम्स हैं ये आपके अमूमन जो एफ ऑफ एन के जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे हायर ऑर्डर टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे हमने 2 एग्जांपल में लिया था, जैसे 30n लिया था तो फिर हमने सी की वैल्यू 31 ले ली थी, और अगर हम 5n लेते थे तो सी की वैल्यू जो है हमने 6 ली। और इसी तरह अगर हमने एक दूसरी एग्जांपल जब सॉल्व की थी बिगो नोटेशन में n स्क्वायर की, तो उसमें हमने n का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था n स्क्वायर का, तो हमने c की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट की थी। तो सेम केस आपका यहीं पे भी होगा। और बाकी आप इसको जो है इस तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, f इज एट लीस्ट ऑर्डर ऑफ g, आप f इज ओमेगा ऑफ g, और इसी तरह f इक्वल टू ओमेगा g, और आप लोगों ने मेंबर ऑफ ओमेगा g हो जाएगा f। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डेफिनेशन है, ये ओमेगा की है। ओमेगा में यहाँ पे दोनों इक्वेशन में किस चीज़ का फ़र्क आपके पास आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू का। उसमें जो जी ऑफ एक्स की ग्रोथ है वो एफ ऑफ एन से हाई हो जाती है, या फ्रॉम स्टार्ट, या फॉर सम टाइम वो लो होती है, फिर बाद में उसकी ग्रोथ हाई हो जाती है। और इसमें जो है बिगर ओमेगा नोटेशन में इसमें ये होगा कि जी ऑफ एन की ग्रोथ पहले हाई होगी और फिर ये लोअर बाउंड की तरफ जाना शुरू कर देगी एफ ऑफ एन को क्रॉस करके, या ये होगा कि दोनों कॉमन पॉइंट से आउट होंगे, दोनों की स्टार्ट वैल्यू सेम होगी फॉर इनपुट 1 के लिए या इनपुट 2 के लिए, एंड देन जी ऑफ एन जो है वो लोअर बाउंड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा उसकी वैल्यूज। ये आपके पास जो है वो ग्राफ है बिग ओमेगा का। अब इसमें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मैं 1-2 केसेस यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एन है और यहाँ पे आपके पास जो है जी ऑफ एन है, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और ये इनकी कुछ वैल्यूज हैं जो वर्टिकली शो की गई हैं ग्राफ पे। अब इस वैल्यू से ये स्टार्ट ले रहे हैं और इसके लिए जो k की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं 0, यानी कि k की वैल्यू 0 के लिए दोनों का स्टार्ट जो है वो सेम है। फिर g जो है वो लोअर बाउंड की तरफ जा रहा है, ये लोअर बाउंड पे इसकी ग्रोथ जो है इस साइड पे आ रही है। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखें दूसरी में, ये आपके पास जो है एफ ऑफ एन है और ये आपके पास जी ऑफ एन है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको ये मैंने सर्कल किया हुआ है, ये इस वैल्यू में, यानी कि जब तक आपके नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे थे तो जी ऑफ एन जो है ये ग्रोथ हाई शो कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि की वैल्यू, मसलन यहाँ पे वैल्यू लेट करते हैं 7 है, तो 7 वैल्यू के बाद जो इसकी ग्रोथ है जी ऑफ एन की वो लोअर बाउंड की तरफ जाना शुरू हो गई। तो ये आपके पास नोटेशंस हैं, यानी ग्राफ नोटेशंस हैं आपके पास बिग ओमेगा की। और अगर आप इस चार्ट पे देखें तो ये भी आपका जो पॉइंट है ये डॉटेड लाइन में जो शो किया गया है एन नॉट, या आप लोग इसको जो है वो के भी कह सकते हो। तो इसमें जो ये जी ऑफ एन है ये आपके पास किसकी तरफ जाएगा, लोअर बाउंड की तरफ मूव करेगा। अब नेक्स्ट जो नोटेशन हमारे पास हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वो है थीटा नोटेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बिगो नोटेशंस है ये पॉइंट आउट करती है आपके पास अपर बाउंड को, यानी कि आपके पास वर्स्ट केस को रेफर करती है। वर्स्ट
केस की तरफ इसका फोकस होता है। मैंने आपको लीनियर सर्च की एग्जांपल भी बताई थी। उसके बाद फिर हमने बिग ओमेगा केस नोटेशंस पढ़ी एसिम्प्टोटिक की। उसमें यह था कि आप लोअर बाउंड की तरफ मूव करते हो, यानी कि बेस्ट केस की तरफ जाना चाहते हो, यानी कि आपके दो फंक्शन जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, किसी एक फंक्शन की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो उसकी ग्रोथ क्या है, तो वो आप लोगों को पता चल सकता है बिग ओमेगा या बिग जो है आपके पास बिग ओ से या बिग ओमेगा से आपको उसका जो फंक्शन है वो पता चल सकते हैं जब आप दो फंक्शन को कंपेयर करते हो और उसकी रेट ऑफ ग्रोथ को फाइंड करना चाहते हो। थीटा जो है ये आपके पास एवरेज केस को पॉइंट करता है, यानी कि किसी भी एल्गोरिथम में फॉर इनपुट साइज n के लिए आपके पास एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन या स्टेप जो है वो क्या बन सकते हैं और उसका रेट ऑफ ग्रोथ कैसे जा सकता है, तो वो आपको ये थीटा नोटेशन प्रेजेंट करती है। अब अगर आप थीटा नोटेशंस की इक्वेशन को देखें, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें है अब आपके पास दो कांस्टेंट आ गए, एक C1 और एक आपके पास जो है वो C2 है और तीसरा कांस्टेंट आपके पास K है। ठीक है, अब इस K के ऊपर आपके पास या तो इस कांस्टेंट C1 वाला जो इंटरसेक्शन होगा या आपके पास जो है वो कांस्टेंट C2 का जो है इंटरसेक्शन होगा। ये फिर डिपेंड करेगा कि जैसे आप यहाँ पे देख लें इक्वेशन में कि f ऑफ x या f ऑफ n जो है वो मिडल में है और जो आपके पास कांस्टेंट C1 वो कर रहा है। अब देखें, पहले आप इस पार्ट को देख लें, ये किस चीज़ को पॉइंट करता है, ये आपके पास ओमेगा का पार्ट है, क्लियर, जिसमें f ऑफ x ग्रेटर होता है g ऑफ x से। और अगर आप इसको देखें तो ये आपको रेफर करता है, पॉइंट करता है आपके पास बिग O को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके थीटा जी ऑफ इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्शन हो जाएगी आपके पास किसका, ये बिग O ऑफ g और ओमेगा ऑफ g का। दोबारा मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दोबारा लिख के बता देता हूँ। C1 g ऑफ x है लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x है और स्पेस देकर मैं लिख रहा हूँ कि f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू C2 g ऑफ x। क्लियर। अब ये किस चीज़ को वो करता है, ये आपके पास ओमेगा को और ये अब बिगो को, और जो आप पूरी इक्वेशन बनेगी वो इनका क्या हो जाएगा, वो थीटा को पॉइंट करेगी। एवरेज है, जैसे लीनियर सर्च में क्या हो सकता है कि एवरेज आपके पास बेस्ट केस की तरफ भी हो सकता है, यानी कि दूसरे नंबर पे अगर आपको पढ़ा हो, और जो एवरेज है वो आपके सेकंड लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है लीनियर सर्च का, तो वो किस साइड पे पड़ा होगा, वो आपके वर्स्ट केस की तरफ पड़ा होगा। तो एवरेज केस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है और वो आपके पास बेस्ट लोअर बाउंड की तरफ भी आपको मिल सकता है और अपर बाउंड की तरफ भी आपको उसका रिजल्ट जो है वो रिट्रीव हो सकता है। तो ये था मेरे पास थीटा नोटेशन का यूज़। और ये थीटा नोटेशन के जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पे इस n वैल्यू पे यानी कि k पे, जिसको हम k भी कह रहे हैं नॉट भी कह रहे हैं, इस पे जो अब g ऑफ n है इसकी ग्रोथ जो है वो लोअर बाउंड की तरफ जा रही है। क्लियर। और ये केस इधर भी हो सकता था कि आपके पास ये देखें, जैसे ये हायर ग्रोथ में रहेगा C2 g ऑफ n, ये उसका एवरेज इसको पॉइंट करेगा और ये उसके लोअर बाउंड को पॉइंट करेगा, यानी कि ये अपर बाउंड की तरफ और ये आपके पास जो है लोअर बाउंड की तरफ, और ये आपका जो है मिडल का जो फंक्शन है वो है जिसके आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को वो करना चाहते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल व्यू है। उसके बाद जैसे हमने बिगो नोटेशंस के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे कि कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं, तो इसी तरह थीटा नोटेशंस के भी कुछ फैक्ट्स हैं या रूल्स हैं। उनमें 3 रूल्स के अलावा अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एफ नॉट मेंबर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल्स है, ये जो है अनलाइक बिगो की तरफ नहीं होगा। उसमें क्या था कि हम मैक्स फाइंड कर लेते हैं, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो मैक्स में हम पहले की कम्प्लेक्सिटी यानी कि F1 और F2 में से किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है हम उसको बाहर ले लेते हैं, और ये केस हम थीटा में नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह जो हमने दूसरा एक रूल पढ़ा था 1 ऑफ पावर में 1 ऑफ x का जो रूल था, ये भी बिगो ऑफ x में आ जाता है, तो वो हम थीटा पे नहीं कर सकते। और तीसरा जो आपके पास ये रूल डिफाइन किया गया लॉग का, वो भी हम थीटा पे जो है ये इसका मेंबर नहीं बन सकता।
तो ये तीनों रूल के अलावा बाकी जो रूल हैं वो जैसे कांस्टेंट का वो इनके ऊपर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो आपके पास ये तो थीटा नोटेशन के कुछ रूल्स थे। अब थीटा की हमारे पास एक एग्जांपल है कॉमन। अब ये एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है किसी एल्गोरिथम का और हम उसके ऊपर थीटा नोटेशंस के मुताबिक उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे लोगे, सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि समेशन आई इक्वल टू 1 n ऑफ आई इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड ये हो गया n। और अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 5, तो आपके पास ये इक्वेशन i इक्वल टू 1 to 5 और ये i हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब आप इनको ऐड करें, यहाँ पे पास बनेगा 15 आपके पास बन जाएगा। और ये उसकी nth टर्म की इक्वेशन है। सीक्वेंस सीरीज में आप लोग पढ़ चुके होंगे और आपके पास जो कोरमैन की बुक है इसके आप अपेंडिक्स में देख लें, इनके फार्मूले आप लोगों को गिवन है कि ये सीरीज जो है वो कैसे सॉल्व की जाती हैं। कोरमैन बुक के जो लास्ट अपेंडिक्स हैं अपेंडिक्स ए में आप उसमें इसको व्यू कर सकते हैं। तो अब आप इस फार्मूले को यूज़ करें n प्लस इस सीरीज का जो है ओवर 2, n की वैल्यू हमने ली थी 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 5 इंटू 6 ओवर 2 30 ओवर 2 और ये आपके पास हो जाएगा 15। तो ये आपके पास उसकी nth टर्म है इस सीरीज़ की। और फिर इसके बाद अगर हम इसके ऊपर थीटा अप्लाई करें तो इसका रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। और फिर आप डिवाइड करें तो कांस्टेंट का वही रूल अप्लाई होता है कि कांस्टेंट डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, तो वापस आपको वही आपका फंक्शन आपको रिट्रीव हो जाता है, चाहे थीटा में हो चाहे बिग ओ में हो। और उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन का भी वही रूल है जो अभी हमने पढ़ा है कि ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके पास थीटा n स्क्वायर जो है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी थीटा नोटेशंस की, एसिम्प्टोटिक की। अब ये फाइनली हमने तीनों ग्राफ को इकट्ठा शो किया है जिसमें बिग ओ और ओमेगा और थीटा नोटेशंस को। इसमें जो पहला ग्राफ है जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये ओमेगा को प्रेजेंट कर रहा है और इसका ग्राफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो g ऑफ n है ये यहाँ से वैल्यू अब जहाँ से भी आए, लेकिन ये जो है वो लोअर बाउंड की तरफ जा रहा है एज कम्पेयर टू फंक्शन f ऑफ n, यानी कि ये लोअर लिमिट की तरफ जा रहा है, लोअर बाउंड की तरफ जा रहा है। तो इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है अगर हम बिगो इसके मुताबिक ओमेगा नोटेशन के मुताबिक देखते हैं तो ये लोअर बाउंड की तरफ रेफर करेगा। और अगर इसी को हम बिगो नोटेशन के मुताबिक प्रेजेंट करें तो ये आपको जो है हाई इसकी तरफ ले जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ, जो आपको यहाँ पे सेकंड जो सेंटर में आपको चार्ट शो किया गया ग्राफ इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये था बिगो का। और लास्ट में जो है वो थीटा का है, ये इंटरमीडिएट ही रहेगा। आपकी दो कांस्टेंट वैल्यूज जो आप लोगों ने प्रपोज की होंगी और जो g ऑफ n के ऊपर यानी जिनके साथ उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो f जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म में रहेगा, मिडल में ही रहेगा, एवरेज इसमें रहेगा। तो थीटा नोटेशन का ये चार्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने अभी तक तीन यानी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ी हैं, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। फ़र्क क्या था कि बिगो नोटेशन जो है ये आपको अपर बाउंड कम्प्लेक्सिटी यानी कि आपको ऑर्डर ऑफ ग्रोथ शो करती है अपर बाउंड, और जो आपके पास बिग ओमेगा नोटेशन है ये आपको लोअर बाउंड वो फाइंड करती है कम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, और जो थीटा है वो आपको इंटरमीडिएट यानी एवरेज केस आपको प्रेजेंट करती है। इसके अलावा हमारे पास दो और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, उसमें एक स्मॉल ओ और एक आती है स्मॉल ओमेगा। अब इनकी रिलेशन में अगर आप लोग देखें, जैसे बिग ओ की जो नोटेशन थी वो आपके पास थी f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू सी जी ऑफ x। एक ये डिफरेंस हो गया, इसलिए अब चूंकि ये इक्वल आ नहीं सकता तो हम इसको स्ट्रिक्टली जो है लोअर का वो कह देते हैं। ये आपके पास जो इक्वेशन है जो टॉप पे दी हुई है,
ठीक है, ये आपका बिग ओ की है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली लोअर कहेंगे, यानी कि ये कभी इसके इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इक्वालिटी का सिंबल नहीं है। लेकिन बिग ओ में अब याद हो तो के की वैल्यू जो थी फॉर सम वैल्यू ऑफ के जो है वो दोनों एक ही स्टार्ट ले सकते थे। जैसे मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल जो है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एफ ऑफ एन जो है वो आपके पास है एन और जी ऑफ एन जो है वो आपके पास है एन स्क्वायर। तो आप एन की वैल्यू ले 1 तो ये भी 1 ये भी 1। क्लियर हो गया। तो अब इसका चार्ट जो ड्रा होगा वो आपके यहाँ पे ये जी ऑफ एन ऐसे जाएगा और ये आपके पास एफ ऑफ एन हो जाएगा, ये आपके पास हो गया जी ऑफ एन। ठीक है, तो अब इसका कॉमन पॉइंट जो था वो यही था। एक और एग्जांपल में ये था कि वो क्रॉस करते हुए जाता था, जैसे 3n प्लस 30n प्लस 8 की हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, तो वो भी आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं होगा। जो मैंने आपको प्रीवियस जब बिग ओ नोटेशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को एक केस ये डिस्कस करके बताया था जिसका चार्ट मैंने अभी ड्रा किया है कि ये आपके पास जी ऑफ एन है और ये आपके पास एफ ऑफ एन है, तो इनके दरमियान जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास नहीं है, जिसकी ग्रोथ हमेशा उस इसमें रहेगी। तो के हमने इसमें क्या करना है, एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू के हो जाएगी। और यहाँ पे जो सिंबल एक और डिफरेंस जो है बिग ओ और स्मॉल ओ के दरमियान है, बिग ओ में था फॉर सम वैल्यूज ऑफ सी एंड के और यहाँ पे स्मॉल ओ में जो है ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सी एंड के, यानी कि सी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी, के की ऐसी वैल्यू जिसमें इनकी ग्रोथ जो है वो इक्वालिटी से स्टार्ट हो सके। यानी दोनों फंक्शन की जो वैल्यू है हम सी और के की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे, यानी कि जो भी हम वैल्यू लें किसी वैल्यू को स्किप नहीं करेंगे और जो भी वैल्यू हम लेंगे तो हमेशा जो जी ऑफ एक्स की ग्रोथ है वो हाई रहेगी एज कम्पेयर टू आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स के। और दूसरा एक फंक्शन नोटेशन जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, इसको हम कहते हैं स्मॉल ओमेगा। अब स्मॉल ओमेगा और बिग ओमेगा में डिफरेंस किस चीज़ का है कि बिग ओमेगा में आप लोग इक्वेशन इस तरह लिखते थे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे फॉर ऑल की बजाय आपके पास फॉर सम सी एंड के होता था और के की वैल्यू जो है वो फॉर सम में है क्योंकि ऑल के नहीं, लेकिन सी की जो भी वैल्यू आप लोगे इसी तरह स्मॉल ओ में भी था कि के की वैल्यू के लिए हम फॉर सम और जो सी की वैल्यू है उसके लिए हम फॉर ऑल यूज करेंगे। लेकिन बिग ओ में और बिग ओमेगा में, यानी कि बिग ओ और बिग ओमेगा में हम दोनों सी और के के लिए जो सिंबल यूज करते हैं फॉर सम करते हैं। ये दोनों केसेस में है, यानी कि बिग ओ और बिग ओमेगा इन दोनों के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे सी और के की, और ये टाइटली बाउंड नहीं होगा, ये लूज बाउंड होगा। और टाइटली बाउंड जो है वो आपके पास स्मॉल ओ या स्मॉल ओमेगा आ जाते हैं टाइट बाउंड एनालिसिस, और इसमें जो सी होगा वो फॉर ऑल होगा और के जो होगा वो आपके पास फॉर सम वैल्यूज होगा। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको टॉप पे भी शो की हुई है और पीछे भी हम कुछ स्लाइड पीछे जो है हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप जो हमने 5 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ी हैं, बिग ओ, स्मॉल ओ, बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा एंड थीटा, तो अगर हम इनका एक जस्ट लाइक वेन डायग्राम या एक रिलेशनशिप शो करना चाहें तो वो आपको कैसे लुक देगा, देखें आप लोग इस स्लाइड पे। इसमें जो थीटा है वो बिग ओमेगा और बिग ओ का इंटरसेक्शन है, और ये हमने इक्वेशन भी लिखी थी कि थीटा, जब हम थीटा की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो थीटा ऑफ एन जो है वो ओ ऑफ एन और इंटरसेक्शन जो है ये आपके पास ओमेगा ऑफ बिग ओमेगा ऑफ एन के हो सकता है। ठीक है, ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। और बिग जो है जो स्मॉल ओ है ये इसकी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सी एंड के, ये जो है आपके पास हमेशा इसकी ग्रोथ जो है वो हाई रहेगी, यानी कि कोई ऐसा बाउंड नहीं आएगा जिसमें कि ग्रोथ इसकी कम हो और फिर उसके बाद ज़्यादा हो रही हो। तो हमेशा जी ऑफ एन की जो वैल्यू है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज
जो है वो इससे एफ ऑफ इससे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसी तरह ओमेगा में भी यही है कि आपके पास एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी सी ऑफ जी ऑफ एन से, यानी कि इसमें इक्वालिटी नहीं है। ये आपके पास जो है स्ट्रिक्टली बाउंड्स कंसीडर करते हैं दोनों, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। और बिग ओ ओमेगा जो है, बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों जो है ये आपको लूजली बाउंड जो है वो रेफर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप था इन पांचों नोटेशन के दरमियान। तो हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि थीटा नोटेशन जो है ये इंटरसेक्शन है आपके पास बिग ओ का और प्लस आपके पास जो है बिग ओमेगा, इनका इंटरसेक्शन है इनके रिजल्ट्स का। अब इन जो हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पढ़े हैं, इन पांचों की नोटेशन जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है, इनकी इक्वेशन को आप लोग अभी भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा भी आप लोग देख लें। जो ऑर्डर ऑफ बिग ओ का है, ये बिग ओ ऑफ जी जो है, इसमें इक्वेशन है सी और के की वैल्यू के लिए आप लोग फॉर सम वैल्यूज आप इसकी ले रहे हो, नॉट फॉर ऑल। और इसकी इक्वेशन जो है, इसमें जो दूसरा पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है वो इक्वालिटी का है, और पहला पॉइंट आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि सी और के के लिए ये फॉर सम यूज़ किया कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बिग ओ स्मॉल ओ को देखें, जो इसका सेकंड वो है, इसमें सी की वैल्यू जो है फॉर ऑल है और के की वैल्यू जो है वो आपके पास फॉर सम वैल्यू को प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इसकी ग्रोथ में इक्वल आ नहीं रहा और इक्वालिटी का सिंबल जो है वो नहीं होगा। आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा के की फॉर एनी वैल्यू के लिए जो जी की ग्रोथ है वो हमेशा हाई रहेगी, यानी कि आपको के की वैल्यू मिलेगी नहीं। जो भी आप कंसीडर करेंगे आपको ग्रोथ हमेशा जी ऑफ एन या जी ऑफ एक्स की जो है वो आपको हाई मिलेगी। और इसके अलावा सेम जो है बिग ओ और जो बिग स्मॉल ओ के साथ केस है वही सेम केस इन दोनों का भी है, बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा। ये आपके पास बिग ओमेगा की इक्वेशन है, इसमें भी सी के लिए और के के लिए फॉर सम यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास इक्वल सिंबल है। ठीक है, लूज बाउंड है, क्योंकि इक्वालिटी हो सकती है इनमें, दोनों सेम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, सेम वैल्यू से, दोनों की ग्रोथ सेम वैल्यू से स्टार्ट कर सकती है। और जब आप स्मॉल ओमेगा की बात करते हैं तो उसमें सी के लिए फॉर सम फॉर ऑल और के की फॉर सम वैल्यू के लिए जो है, और यहाँ पे आपको इक्वल सिंबल भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये आपको स्ट्रिक्टली वो शो करता है, एसिम्प्टोटिक की तरफ ले जाता है, नोटेशंस की तरफ, कि स्ट्रिक्टली बाउंड वो करता है, फोकस करता है। और थीटा जो है वो आपका इनका इंटरसेक्शन है, बिग ओ और बिग ओमेगा का इंटरसेक्शन वो है इनकी ग्रोथ का। तो ये इनकी इक्वेशंस हैं, पहले भी हमने डिस्कस की हैं अभी इनको, तो ये उनका ओवरव्यू था। और आखिर पे मैं आपको यानी आज का जो अभी लेक्चर हुआ है, लेक्चर नंबर हमारा 7 था, इसमें हमने जो पढ़ा वो एसिम्प्टोटिक डेफिनेशंस को हाईलाइट किया है कि आप एल्गोरिथम का कंपैरिजन करें तो आप लोगों ने जो एसिम्प्टोटिक डेफिनेशंस हैं इनको कैसे यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 2 एल्गोरिथम, ठीक है, और हर एक एल्गोरिथम के लिए आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, लेट कहते हैं आपका एक फंक्शन एफ ऑफ एन है जो एल्गोरिथम 1 को प्रेजेंट करता है, और दूसरा फंक्शन आपके पास है जी ऑफ एन जो आपके एल्गोरिथम 2 को प्रेजेंट करता है। तो आप लोगों का फोकस क्या होगा, आप लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना होगा कि किसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। ठीक है, अगर आप दोनों का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में आप अपर बाउंड को वो करना चाहते हैं कि कौन से फंक्शन की ग्रोथ जो है वो हाई हो रही है, तो फिर आप लोग जो है बिग ओ नोटेशन यूज़ करेंगे। क्लियर, बिग ओ एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करेंगे। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस फंक्शन की ग्रोथ जो है वो लोअर बाउंड की तरफ हो रही है, तो आप लोग बिग ओमेगा नोटेशन जो है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद थीटा जो है, थीटा नोटेशन एक्चुअली जो है वो इंटरसेक्शन है आपके पास बिग ओ जो आपके पास रिजल्ट होगा बिग ओ नोटेशन का, और जो बिग ओमेगा का जो रिजल्ट होगा उनका इंटरसेक्शन आपका रिजल्ट देगा, यानी एवरेज केस को पॉइंट आउट करेगा। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बिग ओ है ये आपके पास अपर बाउंड को पॉइंट करता है, वर्स्ट केस को रेफर करता है, और जो आपके पास बिग ओमेगा है ये आपके पास लोअर बाउंड को, यानी कि आपके पास बेस्ट केस को जो है वो रेफर करता है। इसके अलावा हमने 2 और नोटेशन भी पढ़ी थी, स्मॉल ओ
और स्मॉल ओमेगा। अब इसमें जो c की वैल्यू है, जो कांस्टेंट, जो मैं पहले आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ, c की वैल्यू जो है जब आप बिग ओ करते हो तो उसके लिए हम फॉर सम वैल्यू लेते हैं ऑफ c, कुछ वैल्यू जिस पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और कुछ वैल्यू के लिए उसकी ग्रोथ यानी कि एक्सीड नहीं करती, आप उसका रेट ऑफ ग्रोथ शो नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पास स्मॉल ओ है, इसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके जो जी ऑफ एक्स फंक्शन होगा, इसकी ग्रोथ जो है वो हाई रहेगी। और इसका हमने एक थर्ड केस से भी प्रेजेंट किया था एक एग्जांपल से। सेम केस जो है वो स्मॉल ओ के साथ है। स्मॉल ओ में जो सी होगा वो फॉर ऑल उसकी वैल्यूज़ होंगी सी की, और जो के होगा वो सम फॉर सम वैल्यूज़ के लिए प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक फंक्शन जो स्टार्ट से ही लोअर बाउंड की तरफ जा रहा है, तो हमें उसकी जो के की वैल्यू है, जो भी हम पुट करेंगे एंड फॉर सम वैल्यू, वो हमेशा उसकी ग्रोथ जो है वो लोअर इसकी तरफ ही रहेगी। तो ये डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 7, एंड इंशाल्लाह in next lecture we will discuss about the analysis of recursive algorithm. अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होते हैं, और फिर हम उसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कैसे करेंगे, इक्वेशन उसके लिए जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी कॉस्ट आप जो इक्वेशन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर उस फंक्शन को हमने सॉल्व कैसे करना होगा, रिजॉल्व कैसे करना होगा। And inshallah all these things we will discuss in our next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.